क्या चल रहा था अपने? ये तो सबसे अच्छा वाला बैच है ना। वेरी गुड। गेट बंद करो तो। चाय, चाय कॉफी जो इच्छा हो बताओ। सर का सर हम तुम्हें तो गर्मी ठंड नहीं लग रही ना? जैसा है वैसा ठीक है ना? वेरी गुड सर। चलो फटाक से ना, मैं आपको बात करता हूं यहां पर, आप बताते चलना। अधूरी चीज छुटी हुई है। देखिएगा सर, कल के बारे में अगर हम बात करते, अरे राम, मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं। ऐसे विद्यार्थी कितने जो कल नहीं आए थे, आज ही आए हैं? 1 2 3 4। सर कल हम कुछ है ना तटीय प्रदेशों से संबंधित महासागर, सागर और खाड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना? उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि दोनों तरफ आपके विश्व के मैप में आपको मिलता है प्रशांत महासागर। यहाँ पर हमने देखा था अटलांटिक महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर, ऊपर की तरफ आर्कटिक महासागर, यहाँ पर दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर मिलता है। क्लियर? इससे और आगे बढ़े थे, यहाँ पर हमने देखा था आपको मिलता है बेफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी मिलती है? बेफिन। ये वाली मिलती है हडसन की खाड़ी, ये मिलती है जेम्स की खाड़ी, यहाँ पर मिलती है उगावा की खाड़ी, ये मिलता है लेब्राडोर सागर। क्लियर है साहब? ये है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यहाँ पर है फंडी की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है आपके कैरेबियन सागर, और ये है सन जॉर्ज की खाड़ी। क्लियर है साहब? इसके बाद आप याद करना, हम ऊपर की तरफ गए थे, यहां पर हमने पढ़ा था श्वेत सागर, इसके बाद पढ़ा था नीचे की तरफ फिनलैंड की खाड़ी, यहां पर आइएगा बाल्टिक सागर, यहां उत्तर सागर, यहां पर बात करते बोथानिया की खाड़ी। आया याद कुछ? इससे और हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आएंगे तो इंग्लिश चैनल। कौन सा चैनल था? इंग्लिश। ये है साहब बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी थी? फ्रांस के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी। और यहां आप आएंगे तो ये मिलेगा जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर। जिब्राल्टर से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहां पर एक स्थिति और देखने को मिलती है, यह आपके कहलाती है भूमध्य सागर, ये कहलाता है काला सागर, ये कहलाता है कैस्पियन सागर, ये कहलाता है अरल सागर, यहां पर मिलती है बेकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है। कि विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विश्व का सबसे बड़ी झील के रूप में कौन सी मिलती है? कैस्पियन सागर की आपको स्थिति मिलती है। वापिस हम आए भूमध्य सागर, यहां पर पड़ा था लाल सागर, यहां पढ़ रहे थे अदन की खाड़ी, यहां पर इसके ठीक विपरीत फारस की खाड़ी, यहां पर पड़ा था ओमान की खाड़ी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना? अगर आप बात करते हैं इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो देखिएगा, ये है लाल सागर, ये है अदन की खाड़ी, ये है फारस की खाड़ी,
और ये है साहब ओमान की खाड़ी। अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, यहां पर आपको एक जलराशि मिलेगी, एक जलराशि यहां पर मिलेगी। ऊपर वाली जो जलराशि है, इस जलराशि के बारे में अगर आप जानना चाहें तो ये ऊपर वाली जलराशि तो कहलाती है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी कहलाती है? और सर यहां पर आप नीचे आएंगे, ये वाली कहलाती है खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और दूसरी कौन सी हो गई है? खंबात की खाड़ी। और जरा आप आगे बढ़िएगा, ये वाली जलराशि कहलाती है अरब सागर। याद कीजिएगा, ये तो है साहब अरब सागर, लेकिन भूमध्य सागर के बाद हमने यहां पर कौन सा सागर पढ़ा था? काला सागर। काला सागर के आगे कौन सा पढ़ा था? वेरी गुड, कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर के आगे कौन सा पढ़ा था? अरल सागर। प्यारे दोस्तों, ये तो है अरल सागर यहां तो, और ये वाला कौन सा है? अरब सागर। क्लियर है ना? इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर भी एक जलराशि है, और इस जलराशि का नाम क्या है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? और आप आगे बढ़ेंगे, ये वाला पूरा हिस्सा आपके कहलाता है बंगाल की खाड़ी। क्लियर है सर? यहां आप देखिएगा, ये दो द्वीप आप देखते हैं, दोनों द्वीप इंडोनेशिया के हैं। ऐसे इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप हैं, और कहा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों की संख्या वाला अगर कोई देश है तो वो देश कौन सा है? इंडोनेशिया। हमने कहा लगभग कितने देश द्वीप होंगे, तो इन्होंने कहा 13,500 छोटे बड़े द्वीप हैं। और इन 13,500 जो छोटे बड़े द्वीप है ना, इन सभी द्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो ज्वालामुखी लावे के निकलने से हुआ है। और ज्वालामुखी लावे के निकलने से हुआ है, तो ये सारे द्वीप ज्वालामुखी द्वीप हो गए। और आज भी वर्तमान में भी लगभग 121 सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इसलिए आप जब भी इसे पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने पर पता चलता है कि पूरा जो इंडोनेशिया है, इस पूरे इंडोनेशिया के बारे में हम बात करते हैं, इसे कहा जाता है ज्वालामुखी का देश। एक क्वेश्चन आता है, ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को कहा जाता है। और इसी इंडोनेशिया में दो द्वीप जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक का नाम है सुमात्रा और एक का नाम है जावा। ये सुमात्रा, ये जावा। आइएगा वापस। ये है साहब यहां पर एक द्वीप, इस द्वीप का नाम है सुमात्रा, और इस वाले का नाम क्या है? जावा। और अगर हमने बात करना चाहिए तो यहां पर आप बता सकते हैं, इस वाली जलराशि को कहा जाता है जावा सागर। इसे क्या कहा जाता है? जावा। यहां पर एक देश है, और इस देश का नाम जानना चाहें तो इस देश का नाम है यहां पर थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। ये वाला जो देश है ना, यहां पर दोस्तों आप जब देखते हैं तो यहां पर आपको एक देश देखने को मिलता है, और एक देश आप देखेंगे तो ये वाला मिलेगा, और एक देश इसके ऊपर मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर में देश है, इस देश का नाम क्या होगा? फिर मुस्कान आते हुए चलेगा। सर
तबीयत खराब हो रही है तो टैबलेट लेके आ रहा है, इसलिए कह रहा है सर कौन सी टैबलेट लेगा, तो मैंने बता दी इसको, बाकी तुम समझ ही रहे हो। ये वाला देश कौन सा है? इस देश का नाम है इंडोनेशिया। कौन सा है ये? इंडोनेशिया। क्या पढ़ते तुम? कुछ भी नहीं पता तुम्हें आज तक। कौन सा ये? मलेशिया। इसके ऊपर ये रेड कलर वाला कौन सा है? थाईलैंड। और ये है जिसके बारे में बात कर रहे थे, कौन सा ये? बोल ही नहीं रहे कि बोले और मरे। सुनना, हाथियों का देश आता है तो हाथियों का देश तो है लाओस, सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। क्लियर? और ये मलेशिया है, इसी के पास में एक देश और है सिंगापुर। समझ आई बात? अगर हमने बात करना चाहिए थाईलैंड देश को देखा, और थाईलैंड देश के जस्ट नीचे की तरफ आपको यहां पर जल राशि मिलती है। क्लियर है साहब? और इस जल राशि का नाम बहुत ही आसान, इस जल राशि का नाम है थाईलैंड की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? थाईलैंड की खाड़ी। और एक देश है महादुष्ट। कौन सा देश है? क्या बात है, जानते तो तुम भी यार। और यहां एक देश है, और एक देश यहां पर भी है। देश तो यहां पर भी है सर एक। देख रहे हैं विनोद? चाइना के, चीन के दक्षिण दिशा और चीन के पूर्व दिशा। सर ये जो देश है ना, ये वाला देश है कौन सा? बिना देखे बता दिया तुमने। और इसका भी नाम बता देंगे ना, कौन सा है? जा, होकेडो, होन्शु, शिकाकू, क्यूशु। क्लियर? ये स्थितियों के रूप में मिलता है। अब देखिएगा, बिल्कुल सिंपल, चीन के दक्षिण में आओ, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद की स्थिति बनी रहती है, दक्षिणी चीन सागर। कोई डाउट? चीन के इधर की तरफ कौन सी दिशा होगी? तो फिर डर क्यों रहे हो तुम, बताओ? पूर्वी। वेरी गुड। चीन। क्लियर है? और यहां पर आपको एक जलधारा और मिलेगी। यहां एक नदी बहती हुई आती है और इसमें पानी डालती है। नदी का नाम पीली नदी, और जलराशि का नाम बहुत ही आसान, क्या नाम है? कोई दिक्कत? इधर जापान के पश्चिम में और जलराशि है, और इस जलराशि का नाम जानना चाहें तो इस जलराशि का नाम मिलता है जापान सागर। कौन सा सागर मिलता है? जापान। ठीक है? और ऊपर गए, ये रूस है, और रूस के यहां पर भी एक जलराशि मिलती है, और इसी के अंदर जलधाराएं आकर चलती है, और इस सागर का नाम होगा ओखोटस्क सागर। ओखोटस्क सागर। मैं वहां से भूमध्य सागर से स्टार्ट करूंगा। पहले भूमध्य सागर, काला सागर, वेरी गुड, यहां से स्टार्ट करूंगा मैं आपको। आपकी दृष्टि इस मैप पर चलती रहनी चाहिए। ठीक है भाई? सुनना, भूमध्य सागर, कैस्पियन, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बेकाल झील। वापिस आ जाओ भूमध्य सागर, नीचे आइएगा लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इससे और आगे बढ़िएगा, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर,
ओखोटस्क सागर, हाँ ना? डाणी के नागरिक, समझ में आई बात? चलेगा। अब देखो सर, यहां पर कौन सा देश है ये? फिलीपींस के पास में जलराशि मिली, तो अब इसका नाम बड़ा ही आसान, नाम भी हमने रख दिया, क्या है ये? फिलीपींस सागर, क्योंकि हम नीचे से उतर रहे थे, इस ओखोटस्क सागर के कहां है? नीचे, तो इसका नाम क्या रख दिया? फिलीपींस सागर। बोलो कोई दिक्कत? हाँ या ना? सर यहां पर एक देश है, यहां पर ये वाला जो देश है इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ घूमना है हमें। क्लियर? इसके बारे में हमने बात करना चाहिए। ये वाली जो जलराशि है इसका नाम है अरा फूटा सागर। कौन सा सागर है? अरा। यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा, आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली इसकी। इस द्वीप का नाम जानना चाहें तो इस द्वीप का नाम मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। क्लियर है सर? इससे और आगे बढ़िएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ये एक जलराशि है, इसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया खाड़ी। क्लियर? इससे और बाहर चलेंगे, यहां पर आपको मिलता है प्रवाल भीति के कारण एक जलराशि। जलराशि का नाम क्या मिलता है? कोरल सागर। ये आपके न्यूजीलैंड है, ये एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है, देश है तस्मानिया। कौन सा है? इस तस्मानिया की जब आप बात करते हो तो इसी के पास में ये वाली जो जलराशि है, ये जलराशि कौन सी मिलती है? तस्मान सागर। कौन सी मिलती है? और ये वाली जो जलराशि है इसका नाम मिलता है वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। यह है वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। और ये वाला आपके मिलता है तिमोर सागर। कौन सा सागर है? तिमोर। मैं एक एक दोबारा बोलता हूं, स्पीड से बोल रहा हूं, आप फटाफट नजर रखना, ठीक है ना साहब? भूमध्य सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर, थाईलैंड की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, फिलीपींस सागर, अराफूटा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, कोरल सागर, तस्मान सागर, वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, तिमोर सागर। हाँ ना? चले आगे, बोलो। यो देख रहे हो, क्या देख रहे हो गया कंप्लीट? चलेगा। यहां से हम थोड़ा और आगे बढ़े, और अब हम देखो यहां तक कहां तक पहुंचे थे। मैं नाम बताता हूं, दोबारा सुनना। यहां तक हो गया था ना अपना? कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर, वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर, ओखोटस्क सागर, फिलीपींस सागर,
ये ऑस्ट्रेलिया, जरा चारों तरफ घूम लेते हैं। अराफूटा सागर, आपके कारपेंटिया की खाड़ी, कोरल सागर, तस्मान सागर, वृत्त ऑस्ट्रेलियन खाड़ी, तिमोर सागर, यही पढ़ा है हमने। ठीक है, इससे इधर की तरफ आप बढ़िएगा, यहां आएंगे तो यहां पर आपको एक जल संधि मिलेगी। इस जल संधि का नाम मिलेगा बेरिंग जल संधि। कौन सी मिलेगी? और बेरिंग जल संधि के जस्ट नीचे आपको यहां एक जल राशि मिलने वाली है, और इस जल राशि के बाद एक जल राशि यहां पर मिलने वाली है। और इस फैन को बंद कर देना, बंद कर देना उसको। इसे कहा जाता है बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि थी ना, इसलिए बेरिंग सागर। यहां पर इसे कहा गया अलास्का, क्योंकि अलास्का मैंने समझाया था ना कल, अलास्का की खाड़ी। ये वाली कहलाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया प्रांत है यहां पर, इसलिए दोस्तों ये कहलाती है कैलिफोर्निया की खाड़ी। क्लियर है सर? और ये वाली जो स्थिति है ये कहलाती है आपके पनामा सागर या पनामा खाड़ी, एक ही बात है। पनामा सागर कई जगह मिल जाएगा लिखा हुआ, कुछ जगह पर इसको खाड़ी के रूप में मिल जाएगा। बेरिंग सागर, इसके बाद अराफूटा सागर, सॉरी आपके अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी और पनामा सागर या पनामा खाड़ी। अब जितने भी मैं नाम बताऊंगा ना, सब सागर मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, नाम अच्छा, इनको देखकर ये तो पता चल रहा है ना, ये सब के सब सागर कहां से संबंध रखते हैं? सारे के सारे सागर आर्कटिक महासागर से संबंध रखते हैं, ऊपरी भाग से संबंध रखते हैं। देखिएगा सर, इन सबके नाम को लेकर हम बात कर लेते हैं जरा। क्वेश्चन सुनेगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। इसे कहा जाता है चुकची सागर। कौन सा सागर है बेटा? और ये वाला है ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर। आवाज नहीं आ रही है आपकी अब? कौन सा सागर है? ब्यूफोर्ट। और ये वाला जो है ना, इसका नाम है आपके अरब सागर। कौन सा है ये? अरब सागर नहीं है, इसका नाम है लिंकन सागर। कौन सा सागर है? और ये पूरा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्या कहलाएगा? बहुत खूब, क्लियर। ये है नॉर्वे, इसलिए कौन सा सागर? क्लियर। नॉर्वे सागर से आगे चलो, इसका नाम मिलता है आपको इसको सुनेगा, इसका बर्निट सागर। और इसके ऊपर आएंगे तो यहां पर मिलेगा कारा सागर। देखो, काला सागर पहले पढ़ चुके हो, ये काला सागर है और ये कारा सागर। ये मिलता है लपतेव सागर, लपतेव सागर। और ये वाला मिलता है पूर्वी साइबेरियन सागर, पूर्वी
साइबेरियन सागर। क्लियर। और यहां पर आएंगे तो आपको मिलता है एक खाड़ी, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये खाड़ी कौन सी है? ये है भाई साहब गिन्नी की खाड़ी। पढ़ोगे ना आगे चलकर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में क्रॉस कहाँ करेगी, तो ये कौन सी खाड़ी होगी? गिन्नी की खाड़ी। और यहां पर आपको मिलता है वेडेल सागर। क्लियर। दोबारा बताता हूं, दोबारा एक बार सुनिएगा, वहां से आप बात करते हैं। बेरिंग सागर, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, पनामा की खाड़ी या पनामा सागर। ऊपर चले जाइएगा, चुकची सागर, ब्यूफोर्ट सागर, लिंकन सागर, ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर। इसके बाद एक और मिलता है बेनेटल सागर, कारा सागर, लपटेव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर। नीचे आ जाइएगा गिन्नी की खाड़ी और नीचे आ जाइएगा वेडेल सागर। बोलो हाँ या ना। चले आगे, बोलो। ये जलराशियां आपको टॉपिक पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको एक पेज मिल जाएगा सुंदर सा, उस पेज पर ये रखना पड़ रहा है ऊपर, सेंटर हेड को बोलो और खर्चा का हो जाएगा थोड़ा सा। क्या हो गया? सब खतरनाक है इस बैच में वास्तव में। क्या हो गया बेटा, बता। पंखा बंद कर दें? तुरंत पंखा बंद करवाओ। इनकी हिम्मत इतनी, बोल जाए। करो सर, बंद कर दो। चलेंगे भाई आगे। अब आप सुनिएगा, अब मैं क्या बता रहा था आपको। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि अब ये यहां तक का पढ़ लिया ना आपने। कल आपको एक मैप मिलेगा साहब, और वो जो मैप मिलेगा ना, वो कलर्ड तो मिलेगा नहीं सर, ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा। क्या बेटा? उस मैप में आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कोई चिंता नहीं रहे कि ये अपने को कैसे तो लिखना है और कैसे लर्न होगा, ऐसा मैप मिलेगा। ठीक है? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में मिल जाएगा बेटा। यहां पर लिखा मिलेगा 1 नंबर, यहां पर भी क्या मिलेगा? 1। और यहां मिलेगा 1 नंबर। कैसा लग रहा है? समझ में आएगी बात? 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, ऐसे सारा मिल जाएगा। तो अपने को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहेगी लर्न करने में, याद करने में। अभी फिजिकल देखा था, अब पॉलिटिकल में लास्ट हम देखकर फिर हमारे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना सर? अब आपको कुछ कुछ देशों को समझ में आने लगेगा, क्योंकि फिजिकल देख लिया तो अब कुछ कुछ देशों की स्थितियां भी आपको दिख रही है अलग अलग कलर में। ठीक है ना? आप भी ऐसे आ रहे हो जैसे भूतों की पिक्चर में आते हैं ना, धीरे धीरे, समझ में नहीं आता इंसान है या कोई आत्मा इसमें प्रवेश कर चुकी है। सर कैसे हो, ऐसे कैसे हो रहे हो आज आप? तबीयत सही नहीं है?
तो मंगवाऊँ आपके लिए कुछ चाय पानी, कुछ जूस मंगा रहे फटाफट जा, खड़ा हो लेके आ जूस, जूस पिला। चलो आगे सुनना भाई। तो देखो आपको मैं फटाफट पूछता हूं, आप मुझे बताना इसके बारे में। सबसे पहले बताना, अगर ये विश्व का मैप है तो दोनों तरफ आपके कौन सा महासागर मिलेगा? और अगर हम बात करते हैं यहां पर कौन सा मिलेगा? एटलांटिक। यहां पर कौन सा मिलेगा? आपको बताते चलना है, यहां पर कौन सा मिलेगा? क्लियर है सर? आगे सुनिएगा। यहां पर अगर हमने बात करना चाहिए तो ये कौन सी खाड़ी मिलेगी? कौन सी खाड़ी? अरे डरे डरे मत बोलो, बेफिन द्वीप है ना, तो बेफिन की खाड़ी। इधर कौन सी मिलेगी? और जो नहीं बोलता है ना उसको खड़ा करके फिर पूरा पूछेंगे अपन। वेरी गुड। ये कौन सी है? ये राहुल ला के पिला दे यार उनको यार, जा, जा। हंस रहा है तो यार तू ही पी के आना और उनको पिलाना, ठीक है? दोनों सेहत बनाओ तुम। बड़ा गिलास भी कराना, ठीक है? ये वाला आपकी कौन सी गाड़ी है? फंडी की गाड़ी। और इधर कौन सी गाड़ी है सर? ये सागर कैरेबियन सागर। कौन सा सागर है? और ये है सन जॉर्ज की खाड़ी। कौन सी खाड़ी थी सर? ये देखो रूस है ना। आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलता है यहां पर एक पर्वत है और पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है, एटलस यहां पर है। समझ आई बात? चेक तो करना ही पड़ेगा कितना जानते हो तुम। कौन सा पर्वत है ये? जिंदगी में याद रखना, यूराल पर्वत दो महाद्वीपों को अलग करता है। इसके इधर एशिया यूरोप और इसके इधर एशिया। तो यूरोप और एशिया को पृथक करने वाला पर्वतीय भाग कौन सा है? प्राकृतिक सीमा कौन बनाता है? यूराल। तो आपने देखा इसके इधर का जो भाग है ये वाला रूस, इसको भी रूस कहते हैं। इस रूस का संबंध यूरोप से है, यूरोपियन रूस है ये एशियाई रूस है। लेकिन ये तो है आपकी स्थिति ज्योग्राफिकल। राजनीतिक स्थिति की जब बात करें ना तो इस रूस की राजधानी है मॉस्को। इस रूस ने इस पर अधिकार कर रखा है पूरे पर। आप याद करना सर, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था, इंग्लैंड का अधिकार था, तो हमारे यहां पर अधिकार जब था तो यहां पर झंडा किसका लगता था? लगता था या नहीं लगता था? अच्छा, मुद्रा किसकी चलती थी? इंग्लैंड की चलती थी। शासन किसका चलता था? ये लोग विश्व के मानचित्र में इसको अपना दर्शाते थे। लेकिन कभी भी ये उठकर एशिया से यूरोप में गया क्या? भौतिक स्थिति थी ना। ये तो एक दिन हमने आजादी प्राप्त कर ली, हम वापस पहले भी एशिया में थे, आज भी एशिया में, और हमारा स्वतंत्र स्थिति हो गई। अभी तक इसकी स्थिति हमारी पुराने वाली जैसी है। तो ये पूरा हिस्सा अधिकार इसी के क्षेत्र में है। तो इसमें सारा मुद्रा, उद्योग, धंधे जो भी चलेगा ना, ध्वज वगैरह सब किसका चलेगा? यूरोपियन रूस का। लेकिन भौतिक हिस्सा किसके अंदर आता है? भौतिक हिस्सा एशिया के अंदर आता है। ऐसा कोई एशिया का मैप नहीं देखेंगे आप जिसके अंदर इस भूखंड के बिना एशिया बना दिया जाए। अगर जैसे ही इसके भूखंड के बिना बनेगा ना तो क्षेत्रफल में नंबर 1 पर एशिया नहीं रहने वाला है, सीधा नीचे आ जाएगा। समझ आई बात? इतनी एक। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए तो आप देखिएगा यहां पर, आप बताइएगा इसके यहां एक कंपनी ने सागर देखा था, इस सागर का नाम था श्वेत सागर, व्हाइट सी। आ रहा है याद? इधर देखो ये 3 देश बताए थे कल मैंने, अब कलर दिख रहे हैं ना आपको आराम से? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड के नीचे आपके कौन सी? इस स्वीडन के नीचे और बाल्टिक सागर के बाद नॉर्वे के नीचे उत्तर सागर। याद करना, इस बाल्टिक सागर के पास में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों देशों का नाम आ रहा है ना? यही तो बाल्टिक राष्ट्र कहलाते थे। और हम आगे बढ़े तो हमने देखा इन दोनों के बीच में यहां पर एक जलराशि और मिलती है। इस जलराशि का नाम था बोथानिया की खाड़ी।
किस किस के बीच में? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। यहां पर आपके इंग्लैंड, इंग्लैंड के नीचे इंग्लिश चैनल। याद करना, ये पर्पल कलर में आपको देश दिख रहा होगा फ्रांस, और फ्रांस के पश्चिम में आपने देखा था कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी। और इधर देखना, ये वाली जो स्थिति है ना, ये वाला तो एक देश है, इस देश का नाम है पुर्तगाल। कौन सा देश है? पढ़ते हो ना, वास्को डिगामा, कोलंबस, फोलंबस, पढ़ते हो ना? हाँ भी करेंगे सर। और इसके यहां पर एक देश और है, और इस देश का नाम क्या है? स्पेन। ये तो है सर स्पेन, और स्पेन के ऊपर अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, ये कौन सा है? फ्रांस। और यदि हम बात करें, सब पढ़ेंगे अभी आप, जब ग्रीनविच रेखा वगैरह पढ़ेंगे ना, इनकी सबकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे। तो आप देखो, ये तो फ्रांस और स्पेन नीचे होगा ना हमेशा, फ्रांस हमेशा ऊपर, स्पेन हमेशा नीचे। और इसीलिए इन दोनों के बीच में यहां पर आप देखेंगे तो आपको देखकर पता चलेगा, यहां एक पर्वतीय भाग है, और इस पर्वतीय भाग का नाम है प्रेनीज पर्वतमाला, जो आपके इन दोनों को पृथक करेगी। ठीक है, आप देखकर बताना मुझे, यहां पर कौन सी जल संधि मिलती है? जिब्राल्टर। यहां पर कौन सा सागर मिलता है? भू मध्य सागर। क्लियर? यहां पर कौन सा सागर मिलता है? काला सागर के बाद कौन सा मिलेगा? कैस्पियन सागर के बाद, अरल सागर के बाद वापिस कौन सा सागर? भूमध्य सागर के बाद, लाल सागर के बाद, अदन की खाड़ी के बाद, फारस की खाड़ी के बाद, ओमान की खाड़ी, कच्छ की, खंबात की, अरब, मन्नार की, जावा है तो जावा सागर, थाईलैंड है तो चीन के दक्षिण में, चीन के पूर्व में पूर्वी चीन सागर, पीले रंग का सागर है तो जापान है तो ओखो, लिख रखा ना ओखोटस्क सागर। समझ में आई बात? इधर ये फिलीपींस देश लिख रखा है ना, फिलीपींस। आप देखो तो इसी के पास में कौन सा सागर है? मिला? यहां पर हमने देखा था, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपके देश, मैं तो जानता नहीं हूं, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के यहां पर कौन सा था? अराफूटा। ये वाला कारपेंट्रिया, ये वाला कोरल, ये कौन सा? तस्मान, वृहत ऑस्ट्रेलियन खाड़ी। और यहां पर मिलता था आपको तिमोर सागर। कौन सा सागर था? आप देखिएगा, यहां आपने देखा था एक जल संधि, जल संधि का नाम था बेरिंग। लेकिन बेरिंग जल संधि के नीचे आपने एक सागर देखा था, बेरिंग सागर। और याद कीजिएगा, अलास्का के जस्ट दक्षिण में कौन सी खाड़ी थी? अलास्का की खाड़ी। और इसी के यहां पर कौन सी मिलती थी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और कैलिफोर्निया के बाद यहां पर कौन सी मिलती थी? पनामा नहर के कारण, पनामा देश के कारण, पनामा सागर या पनामा की खाड़ी। हाँ या ना? और आगे बढ़िएगा, यहां पर हमने पढ़ा था चुकची, ब्यूफोर्ट, लिंकन, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, बेरेटेल सागर, कारा, लपतेव, पूर्वी साइबेरियन सागर, गिन्नी की वेडेल सागर। क्लियर है साहब इतना? हाँ या ना? चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन अब आता है एक टॉपिक को लेकर, और वो टॉपिक होगा आज स्टार्ट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश देशांतर। ठीक है ना सर?
अभी तक हम इसकी तैयारी कर रहे थे कि हम इसको आगे कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उन टॉपिक को पढ़ने से पहले इतना मैटर तो हमारे पास होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक का नाम सुनिएगा। अरे बहुत धीरे धीरे बोलते हो तुम, ये भी कला है कि अपने को बात भी करने बिना रहना नहीं है और इस मास्टर तक आवाज भी नहीं जानी चाहिए। सही बात है ना। हम इस पैटर्न को पढ़ने वाले हैं, अक्षांश व देशांतर को। चलो सबसे पहले अक्षांश देशांतर को पढ़े, उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन जरा आप जानिएगा। क्वेश्चन है अक्षांश देशांतर क्यों पढ़ रहे हैं, या इसी को और सरल करता हूं क्वेश्चन को, अक्षांश देशांतर की क्या जरूरत पड़ गई, पढ़ने की भी और बनाने की भी। बोलो भाई, हैं? समय और स्थिति जानने के लिए इधर जरूरत पड़ गई, ठीक है। और समय स्थिति नहीं जाने तो क्या दिक्कत आ रही थी, आराम से काम चल रहा था। यस सर, समझ रहे नहीं हो आप, कोई जरूरत पड़ेगी तभी तो लेकर आए ना। तो भाई समय और स्थिति अगर नहीं जानते तो क्या दिक्कत हो रही थी, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में नहीं पा रहे थे। ऐसा कोई समय नहीं रहा जिस समय जीव का विकास जब से नहीं हुआ, जब से विकास हुआ, जब से पहला जन्म लिया ना उसने, उस दिन से वो एक स्थान पर रुका ही नहीं, उस दिन से गमन कर रहा है, आदिम अवस्था से लेकर आज तक की अवस्था में। फिर हमें क्या जरूरत पड़ गई है सर, विभाजन। वेरी गुड, और बताओ, सही बताते जा रहे हो आप, बताते चलो मुझे। हाँ ना, क्या कैसे बैठे तुम, कोई ऐसे बैठा है, कोई ये बैठा है, हे भगवान क्या चल रहा है। एक यूं बैठा है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया इसने, जो तो नहीं है पढ़ा दो चुपचाप, दिमाग खराब हो रहा है। बेटा बच्चन ने पूछ लिया ना स्कूल में तो हवा खराब हो जाएगी, और उस समय जाकर ये गलती से मत कह देना मेरा तो सब्जेक्ट ये नहीं था। गलती से अगर हेडमास्टर को पता चल गया और हेडमास्टर कोई अच्छा रहा जो आपकी सलवटें निकालने के मन में हो रहा हो, क्योंकि वहां पर पहले से कोई टीचर मिलेगा आपको, एक आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला। पिक्चर देखिए ना आपने, पंचायत वेब सीरीज, पंचायत देखिए ना, सचिव जी को जाने नहीं दे रहे, नए सचिव जी को पोस्टिंग नहीं हो रहे, ताला भी तोड़ रहे हैं पर टूटने नहीं दे रहे ताला। समझ आ रही ना इसका मतलब क्या है, प्रधान जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, समझ आया कुछ। तो वहां पर भी ऐसी कुछ परिप्रेक्ष्य अगर मिल जाए बाय द वे, तो आपके सामने केवल एक चीज होगी कि जिस दिन आप क्लास में जाएं उस दिन से धीरे धीरे रिदम बढ़ता जाए। यो नहीं बच्चा पूछ ले अक्षांश गुरुजी पता नहीं क्या होता है, गुरुजी से पूछो गुरुजी आप बता दो, बेटा कल बता दूंगा, मैं भी तेरे जैसा ही हूँ, अपन दोनों एक जैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर हमने बात की अक्षांश और देशांतर की क्या जरूरत पड़ी, अच्छे भले काम चल रहा था। जब तक मानव सामान्य अवस्था में था उसकी एक निश्चित आबादी थी, तब तक उस मानव की किसी भी बस्ती को इस अक्षांश और देशांतर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मानना ये हमारी पृथ्वी है, ये विश्व का मैप फैला दिया, कुछ लोग यहां रह रहे हैं,
आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कुछ लोगों का ग्रुप यहां रह रहा है, कुछ लोग यहां अलग अलग ग्रुप में रह रहे हैं। कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को भी उस दिन तक अक्षांश और देशांतर की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही इनका भ्रमण स्टार्ट हो रहा था ना, तो भ्रमण स्टार्ट होने के बाद इनका पहली बार जब मिलन हुआ तो इन लोगों ने एक दूसरे के बारे में जाना, और जैसा एक बच्चे ने बताया उनकी स्थिति के बारे में जाना कि तुम कहां रहते हो। तो उसने कहा यहां रहते हैं। बोले यहां कहां? बोले बस यहीं पे रहते हैं। अर्थात वो अपने स्थान को सुनिश्चित करने में असुविधा महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा चलो आपका घर दिखाओ कहां है। तो ये जैसे इनके साथ जाने लगे ना, तो इनके जाते जाते इन्होंने कुछ चिन्ह बनाए हुए थे, कुछ प्रतीक बनाए हुए थे अपने मार्ग पर। जैसे पुरानी पिक्चर देखते हो ना, हीरोइन को डाकू उठा ले जाते हैं, तो हीरोइन अपने हीरो के लिए निशानियां छोड़ती हुई जाती है। कहीं चप्पल फेंक देगी, कहीं झुमका डाल देगी, कहीं दुपट्टा डाल देगी कि पता चल जाए उसको भाई यहां से आना है। रामायण में तुम मरवाओगे मेरे को तुम तो बोला ही मत करो, कोई बीच में ही बोल लूंगा मैं बहुत, कि तुम सीधा टारगेट करवाओगे। तो हिंदी मूवी की बात चल रही थी सर ठीक है। ऐसे वो निशानियां छोड़ते हो जाते कि भाई पता चल जाए व्यक्ति को भाई अपने इसको इस मार्ग से आना है। ऐसा ही इन लोगों ने किया हुआ था सर। तो इनके मार्ग पर ये सारे पहुंच गए वहां पर। इन्होंने कहा तुम्हारा घर बताओ, इन्होंने भी ऐसा ही रास्ता। लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं होने लगी सर, इनके पदमार्ग जो थे ना, इनके जो चिन्हित स्थान थे वो धूमिल हो जाते थे, और ऐसे धूमिल स्थान होने के बाद इन्हें अपने स्थानों तक पुनः पहुंचने में क्या होती थी, दिक्कतें होने लगी। क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया, ग्रुप आपस में मिलते गए और आधुनिक मानव की ओर अग्रसर होने लगा मानव। और जैसे आधुनिक मानव बनाना, तो अब उसका गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लंबी दूरियों पर होने लगा। और लंबी दूरियों पर जब गमन होने लगा तो हर स्थान को चिन्हित करना जरूरी था। अगर उस स्थान को चिन्हित ना करें, आज आपसे मैं कह दूं कि आज से ही सब स्थान गतम, कोई भी किसी भी जगह का नाम ही नहीं है। अब आपसे कोई पूछे कहां रहते हो, जगह का नाम नहीं बताना है, कहोगे घर में रहता हूं, पीजी में रहता हूं। कौन सी पीजी? नाम ही नहीं है। वो फलानी जगह ना वहां पर। कहां पर? रिद्धि सिद्धि बोल रहे नहीं है। हाँ भाई यही तो बात है ना। कहां रहता हूं? मानसरोवर। बोल रहे नहीं मानसरोवर, तो यहां रहता हूं, यहां से जाके। समस्या हुई ना। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले इस ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चीज का जन्म हुआ, और वो थी दिशा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दिशा वास्तविक या काल्पनिक? तो हमें बताया गया पूर्णतः काल्पनिक। हमने इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे सौरमंडल को, इस पूरे ब्रह्मांड को प्रत्येक पिंड की दिशा के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करना था, अर्थात उस पिंड की लोकेशन को सेट करना था। इसलिए सबसे पहले हमने दिशाओं का निर्माण किया, और ये दिशाएं हमने कहां पर अंकित की? इस पृथ्वी को आधार मानते हुए दिशा चिन्हित की। मानव कहां रह रहा है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी को वो क्या मानता है? केंद्र। और पृथ्वी को केंद्र मानते हुए वो कहता है कि इस पृथ्वी के, अगर आप देखते हैं तो 4 प्रमुख दिशाओं का हम निर्माण करते हैं, जिसमें एक तो दिशा ऊपर तो होगी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। ये मेन डायरेक्शन आपके बनाई, और ये चारों की चारों डायरेक्शन पूर्णतः काल्पनिक, दिशाएं काल्पनिक होती हैं। बोलो हाँ या ना। अगर कल को कोई कहे ना दिखा, उत्तर दिखा मुझे कहां पर है, तो हम उसे भौतिक रूप से नहीं दिखा सकते, है ही नहीं। ये तो हमने हमारी सुविधा के लिए बनाया है। दूसरी बात, इसके बाद क्रम और आगे बढ़ा, और इसके बाद जब इन दो के बीच की दिशाएं चिन्हित होने लगी, तो आपके सब डायरेक्शनों का उदय हुआ। और सब डायरेक्शनों का उदय हुआ तो आपकी इन दिशाओं को
भी निर्मित किया जाने लगा। क्लियर? अब इन दिशाओं को जब चिन्हित किया जाने लगा तो इसे कहा जाने लगा उत्तर पूर्व, इसे कहा जाने लगा उत्तर पश्चिम, इसे कहा जाने लगा दक्षिण पश्चिम, इसे कहा जाने लगा दक्षिण पूर्व। याद करना, मैंने आपको बताया था दक्षिणी पहले क्यों आएगा, उत्तरी पहले क्यों आएगा, दोनों को बताया हुआ है। ठीक है ना सर, गोलार्ध की स्थिति के कारण। ठीक है सर, तो ये चार दिशाएं सब डायरेक्शन हो गई, चार ही मेन डायरेक्शन हो गई। कुल मिलाकर सामान्य रूप से 8 दिशाओं का उदय हो गया। कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब हम तो 2 दिशाएं और जोड़ देंगे, 10 बनाएंगे इनको। लोगों ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा ये जो पृथ्वी है एक तो इसके अंदर, एकदम सीधे ऊपर पृथ्वी। आज क्या मेरे को ध्यान नहीं रहा, कुछ चीजें हैं उनसे समझने में बहुत आसानी होगी, जैसे ग्लोब, ऐसे ही कुछ चीजें हो रही है। ठीक है ना? तो आपके देखिएगा 4 दिशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने कहा एक इस धरातल के ऊपर और एक धरातल के नीचे, क्रॉस कर दिया जाए इसको, तो एक तो बिल्कुल सीधे आ जाएगी बाहर और एक इसकी जस्ट की कहाँ जाएगी, पीछे। 10 डायरेक्शनों का इन्होंने उदय किया, लेकिन मूल रूप से ज्योग्राफी में इन 8 दिशाओं की मान्यता को मान लिया गया कि हर जगह इस लॉजिक को लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब पर अध्ययन ना कर कर अध्ययन तो मानचित्र पर होगा ना, तो मानचित्र में ना तो अंदर जाने की जरूरत है ना ऊपर जाने की जरूरत है। क्लियर है यहां तक की बात? तो हमने कहा चलो हमने दिशाओं का उदय कर लिया। अब उन्होंने कहा कि इस पूरी पृथ्वी को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आप दर्शाइएगा, किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इस पृथ्वी के 2 टुकड़े किए, बिल्कुल यूं काटा, और दोनों तरह से जो काटा वो देखिएगा किस प्रकार काटते हैं हम इसको। ये अभी मैं आपको वो स्टेज बता रहा हूं जो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको समझ में आ जाए। ये तारे पूरे तो सब मैं बता दूंगा कैसे कौन से तारे से कैसे हुआ है, ये तो 1 मिनट का काम है। पहले आप इसको उस तरीके से समझ लो जिससे कभी आपको दिक्कत ही नहीं आए। कि हमने कितने भागों में बांट दिया इसको? 2। तो एक तो टुकड़ा पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित नहीं, तुम्हारा ठंड पर ध्यान केंद्रित, क्योंकि कूलिंग इसमें क्या है, इस रूम में समस्या यही है, नीचे के जितने भी रूम है ना, हाइट तो है कम और ये 2-2 3-3 टन के एसी हैं और चिल्ड कर देते हैं माहौल एकदम। तो आपको जब भी ठंड लगे मुझे बता देना, जब बंद करना हो बंद कर दूंगा, चलाना हो चाय पानी कॉफी व्यवस्था। सुनिएगा साहब, 2 भागों में बांट दिया। आप बताना, आपने सबसे पहले इसको पढ़ा हुआ है ना कि इस पृथ्वी का व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है? बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आप बताना मुझे, अगर बात करें तो ये पृथ्वी का व्यास होगा या नहीं होगा? होगा क्या? अभी बताया नहीं मैंने। ये पृथ्वी का बताओ व्यास होगा या नहीं होगा? ठीक है सर। और इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हम देखते हैं तो यहां पर भी आपको पृथ्वी का व्यास मिलने वाला है। क्लियर है सर? ये आपकी स्थितियां मिली और इसमें हमने बिल्कुल केंद्र में पॉइंट लगाया। इधर केंद्र में पॉइंट लगाइएगा, इधर केंद्र में पॉइंट लगाइएगा। क्लियर है ना सर? ये कोण कांड सब छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते चलना। देखिए अभी आपको जो समझाया गया ना उसके अलावा समझिएगा आप।
ये केंद्र मान लिया, ये है पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी का केंद्र हमने एक बॉल के आधार पर, एक ग्लोब के आधार पर उसे डिवाइड कर कर आपके केंद्र मान लिया, हाँ या ना। और इस केंद्र से यहां तक का भाग इसकी त्रिज्या कहलाता है। और ये अब किधर भी खींच लीजिएगा, आपका मन करे जहां खींच लो, ये सभी जगह से त्रिज्या ही कहलाएगा। क्लियर? अब आप इस पर स्केल लीजिएगा, और स्केल के साथ साथ एक आता है डी आपका, जो कोणीय मापन करने के काम आता है। चांदा डी बोलते ना आप, हाँ या ना। देखना कभी गौर से, उस पर एक पॉइंट लगा होता है, और यहां से आप देखना कुछ इंडिकेशन होते हैं उसके, और इस प्रकार कोणों को दर्शाया गया होता है। कभी गौर से देखना, आपने पढ़ा होगा कि जब इसको देखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ता हुआ हाईएस्ट, इधर भी देखना बढ़ता हुआ होता ना ऐसा, और इसके साथ साथ इस प्रकार की कोणीय स्थिति बताई जाती है, ऐसा लिखा हुआ होता है उसमें, होता है नहीं होता है। इसको सीधा हमने यहां रखा, यहां पर रखने के बाद यहां पर 1 डिग्री और यहां पर भी 1 डिग्री था, दोनों समान डिग्री वाले स्थानों को मिलाते हुए हमने एक काल्पनिक वृत्त खींच दिया। क्यों खींचा वृत्त? क्योंकि इसे हम कहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे? गोले पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी में तो रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, पूरा वृत्त बन गया। ठीक है, इस वृत्त को हमने कहा कि ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नंबर पर हमने यहां पर देखा, ये 2 डिग्री था, 2 डिग्री वाले समान मानों को मिलाते हुए 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ते गए, लास्ट में पॉइंट रहा 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री यहां पर, यहां से मान बढ़ता हुआ जा रहा है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये मान बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो लास्ट में मान आपके अंतिम छोर पर कितना रह जाएगा? 90, और वो 90 डिग्री कहलाएगा। अब इसी चांदे को, इसी डी को हमने साहब क्या किया, उस बच्चे को भी समझाना है। उस बच्चे को नहीं समझ में आया, दूर उतारा शुरुआत में, तो पता ही नहीं बेचारे को, होश ही नहीं उसको। समझ में आई बात? उल्टा रख दीजिएगा, वापस वही क्रम चलेगा। जीरो डिग्री को आधार माना, आधार माना तो इसके नीचे जब आए हम, तो इसके नीचे आए तो पूरा दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि हमने दिशाओं का पहले निर्माण कर लिया था। दिशाएं पहले बनी, ये बाद में चल रहा है। अगर दिशाएं बाद में बनती तो इनको निर्धारित कौन कैसे करते हैं हम? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे निर्धारित करते हैं? तो इन्होंने यहां पर मान देखा, इन सब के पीछे इन्होंने साउथ लगाया, और इन सब के पीछे क्या लगा दिया? नॉर्थ। क्योंकि हम प्रत्येक स्थान को चिन्हित करना चाहते थे, इसलिए हमने ये स्थितियां की। हमने कहा अगर इसको आज ग्लोब पर देखें, तो ग्लोब पर देखेंगे तो किस प्रकार बनेगा? इन्होंने कहा बिल्कुल ग्लोब को लीजिए, बॉल ले लीजिएगा, और बिल्कुल बीचों बीच से आपके एक वृत्त बन जाएगा, और इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वृत्त का आकार छोटा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप बात करेंगे तो ये वृत्त इतना छोटा होगा कि लास्ट में पॉइंट के रूप में रह जाएगा। ये तो स्थिति बनेगी ना सर। और इसी पॉइंट को हमने केंद्र मान लिया, इसी को हमने एक्सिस मान लिया, इसी को हमने अक्ष मान लिया, कि इस प्रकार कि इस बॉल के बीचों बीच हमने इस अक्ष से एक कील डाली, और बिल्कुल इसके सामने दूसरे अक्ष के अंदर कील बाहर निकल गई, जैसे किसी लट्टू के अंदर हम कील डालते हैं। ठीक है, आप देखिएगा
हमने इसके अंदर यही दृष्टिकोण बनाया, और दृष्टिकोण जब बनाएंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देने लगा। क्लियर है सर? इन सबको हमने हमारी कल्पना से एक नाम दिया, और वो नाम क्या था सर? अक्षांश नाम दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन सुनना सर। आप अगर कोई हमसे पूछता है अक्षांश क्या होता है, पहली लाइन पूछता है, तो हमारा आंसर आएगा अक्षांश के बारे में ग्लोब पर खींचे गए सामान्यतः काल्पनिक वृत्त जो एक निश्चित गणितीय मान रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं। खींचे कहां पर जा रहे हैं? ग्लोब। सामान्यतः क्या है? वृत्त। खींच रहे हैं हम हमारे मन से, हमारी कल्पना से, इसलिए काल्पनिक है, और एक निश्चित गणितीय मान है। अब ये मत कह देना कि 0 डिग्री गणितीय मान नहीं है। गणितीय मान की शुरुआत ही 0 से होती है। क्लियर? तो ये आपके अक्षांश। अक्षांश कई बार आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलता है अक्षांश वृत्त है, लेकिन कई बार आपको पढ़ने को मिलता है अक्षांश रेखाएं हैं। तो ध्यान रखना, जब भी आप ग्लोब पर अक्षांशों का अध्ययन कर रहे हैं, तब हमेशा आपके अक्षांश जो होंगे ना, वो सामान्यतः, सभी नहीं, सामान्यतः वो क्या होंगे? वृत्त ही होंगे सब। क्लियर? लेकिन जैसे ही इसे काटकर आप मानचित्र बनाएंगे ना, तो वही अक्षांश जो वृत्त थे वो सीधी लाइन के रूप में आ गए हैं। अब इन्हें रेखाएं कहा जा रहा है। बच्चा पूछ ले आपसे कि गुरुजी कभी तो आप अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं, कभी अक्षांश वृत्त बोल रहे हैं, कभी भूमध्य रेखा बोलते हैं, कभी भूमध्य वृत्त बोलते हैं, ये फर्क क्या है? तो उसे आपको बताना है कि जब भी आप ग्लोब पर अध्ययन करते हैं तो अक्षांश वृत्त है, और जब भी आप मानचित्र पर अध्ययन करते हैं तो अक्षांश क्या है? रेखा है। क्लियर है इतनी बात? हाँ ना? सुनना, अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूं, सब पूरा एक समरी के रूप में, फिर आपको एकदम सारा धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। और इस अक्षांश की बात हो गई सब। ये लो अक्षांश हमने कह दिया कि भाई आप कह रहे हो तो हमने मान लिया ये अक्षांश है, लेकिन आप हमें अब अक्षांश के बारे में, आपकी बात हमने मानी है, तो आप बताओ कुछ पहलू तो अक्षांशों के बारे में होने चाहिए ना आपके। तो हमने कहा बिल्कुल। पहला पहलू तो हमारा अक्षांश के मामले में यह है कि अक्षांश जो भी होगा वो आपके किसके रूप में होगा? इसका कोई ना कोई क्या होगा साहब? दूसरा हमने कहा ये कैसे होंगे? कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है ये पृथ्वी पर हमेशा किस प्रकार खींचे जाएंगे? क्षैतिज। सर अभी मैं इसको डायग्राम को बना रहा हूं, इस डायग्राम को बनाने के बाद 2 पक्ष लिखूंगा, आपकी पूरी स्वतंत्रता दूंगा, क्वेश्चन निकाल कर बता देना। एक पन्ने के अंदर ही पूरा अक्षांश देशांतर समझ में आता है। उसको सरल कैसे बनाना ये बात है यहां पर, उसे जटिल नहीं बनाना है, सरल बनाने के लिए हम यहां पर बैठे हैं। अक्षांश गणितीय मान के रूप में होगा, काल्पनिक होगा, कैसा होगा? पृथ्वी पर सदैव कैसा खींचा जाएगा? ग्लोब पर सदैव कैसा खींचा जाएगा? क्षैतिज खींचा जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि अगर हमसे पूछ लिया जाता है अक्षांश जो होते हैं वो आपके किस अवस्था में होते हैं, तो हमने कहा अक्षांश सदैव ना लिखकर सामान्यतः क्या होते हैं? वृत्त। हमने कहा भाई ये सामान्यतः क्यों छोड़ा आपने? उन्होंने कहा यहां स्थिति यह है केवल ध्रुवों को छोड़कर। किसको छोड़कर? ध्रुव को छोड़कर। क्योंकि ध्रुव है जो है ना, वो अक्षांश तो है लेकिन वो वृत्त। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा इतना वृत्त छोटा हुआ, इतना वृत्त छोटा हुआ, कि वो अब एक बिंदु के रूप में दिखाना पड़ रहा है।
अक्षांश तो है ये, लेकिन अक्षांश वृत्त नहीं कह सकते इसको। वृत्त होने के लिए इसको एक सर्किल लेना पड़ेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कि भाई आपने इस ग्लोब पर कितने अक्षांश खींचे? तो आपका क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अब देखता हूं यहां से ही क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कुल अक्षांश कितने होते हैं? आपका मन है आता जितना भी पढ़ा है बताओ मुझे, और फिर मैं तर्क बताता हूं, उस तर्क पर आप देखना कितने खरे उतरते हैं। कितने अक्षांश? 179। और चलो मैं बोलता हूं फिर आप बताना इनके अलावा आपका कोई आंसर है क्या। इन तीन के अंदर ही आपका आंसर है, इन तीन से बाहर है? बोलो। अरे भाई इन्हीं के अंदर आंसर होगा ना आपका, इससे बाहर तो नहीं होगा ना। सर जब भी आप ये पढ़े ना, कभी भी किसी को पढ़ाएं तो ये कभी भी लाइन नहीं पढ़ानी है अक्षांश इतने होते हैं। पूर्ण डिग्री के अक्षांश इतने होते हैं। अभी आगे जब पढ़ेंगे ना तो आप आगे पढ़ेंगे, अगर किसी बच्चे को आपने पढ़ा दिया कि कुल अक्षांश इतने, उसका कोई भाई बहन अगर पढ़ रहा होगा सीधा पहुंच जाएगा लेकर कि गुरुजी ये पूर्ण लिखो इसके आगे, पूर्ण गणितीय मान, क्योंकि आगे चलकर 3 गणितीय मान आएंगे, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो पूर्ण गणितीय मान डिग्री के अंदर आपके अक्षांशों की संख्या है ये। 1 डिग्री 2 डिग्री आपने ये पूर्ण गणितीय मान देखा है, पूर्ण डिग्री का मान देखा है सर। इससे आगे बढ़ोगे ये वाला भी तो अक्षांश है ना। मान क्या है? 1 डिग्री 1 मिनट। ऐसे 60 मिलेंगे आपको। 60वें नंबर पर जाने के बाद फिर 2 डिग्री आएगा, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और आगे बढ़े, अगला उसने कहा कि नहीं साहब हम तो और भी अक्षांश जानते हैं, ये लो साहब। हमने कहा इसका मान, उन्होंने कहा 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड। जरूरत पड़ेगी ना अभी आगे, तो बताओ ये अक्षांश नहीं है क्या? तो अब अपन वहां पर क्या लिखेंगे? कुल अक्षांश के सामने हम कितना लिखें? तीनों में से पहले मान बताओ कितना लिखें, फिर मैं आगे बताता हूं। ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, ए बी सी। बोलो ए वाले कितने हैं, बी वाले, और बाकी कौन है? ये सी वाले। चलो सी वाले बताओ कौन कौन है। और बाकी ये सब बारात में आए हुए हैं, अभी बस नाश्ता कर लेंगे, फिर लड़की वाले पहुंचने वाले हैं, अपन खाना वाना खाकर चलो फिर अपने, तो बाकी लोग आते रहेंगे। इन तीनों में से आपको आंसर लिखना है 181, और इसके ब्रैकेट में लिखना है पूर्ण डिग्री मान। समझाई बात एकदम? हमने कहा 181 क्यों है, हम तो 180 मानेंगे। हमें कुछ विद्वानों ने कहा 180 है, और उन्होंने हमें बताया भी और हमें समझाया भी, हम समझ भी गए। कैसे समझाया? ये लो साहब देखो, ये तो है 0 डिग्री, इसके ऊपर देखो गिनो कितने हैं, हमने कहा 90, इन्होंने कहा नीचे गिनो कितने हैं, 90, 90 और 90 जोड़ दो कितने होते हैं? 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, 0 का तो 0 ही होता है। तो उनसे कहना कभी ऐसी दिक्कत आए तो बोलना कि 0 का मतलब नहीं होता है। तो पहला तो इसको अगर आप अक्षांश नहीं मानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, पृथ्वी पर सबसे लंबा सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? तो तुरंत बोलेंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री तो मान रहे नहीं ना आप, काउंट ही कहां कर रहे हैं? एक। दूसरा, 2 स्केल हैं सर आपके पास। ये वो चीज बता रहा हूं जहां आपके लिए समस्याएं बड़ी उत्पन्न होगी आगे, और बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगी। ये 2 स्केल है सर। ये स्केल यहां से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है सर, 0 मान है इसका, यहां तक आते आते 1 मान लो, 1 सेंटीमीटर मान लो आप। ये 0 सेंटीमीटर था, ये 1 सेंटीमीटर।
ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है सर। ये दूसरा स्केल है, 0 है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? जब तक दोनों स्केल अलग अलग रहेंगे ना, तब तक इसकी स्थिति आधार की स्थिति होगी। सर यहां स्केल 1 नहीं है। अब मुझे आप देखकर बताओ, अगर ऐसा है तो यहां से यहां तक, क्या अब आप यहां से यहां तक 1 मान रहे थे ना, 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान रहे थे? 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। अब बताओ यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर मानूंगे मैं या 2 सेंटीमीटर मानूं? क्यों? 0 तो मतलब ही नहीं होता ना 0 का। तो कुछ समझ में आई बात? जब केवल एक सिंगल 0 हो और एक ही दिशा में मान का प्रारंभ होता है तो वो 0 का मान आधार का निर्माण करता है। लेकिन जब 0 से 2 दिशाओं में मानों का क्रम होता है तो 0 काउंट होता है। क्लियर? इसलिए हमने कहा कि आपके कुल अक्षांशों की संख्या कितनी मिलती है? 181 पूर्ण डिग्री मान, जिसमें मिनट और सेकंड शामिल नहीं है। हाँ या ना? अगर एग्जामिनर कहता है कि आप हमें यह बताइएगा, ये जितने भी अक्षांश हैं इनमें अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुल अक्षांश वृत्त, या इसकी जगह मैप में पड़ता है तो रेखाएं, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये किसके रूप में पूछ रहा है? डिग्री वाले की बात कर रहा है अभी। तो बताओ अब संख्या कितनी होगी? हमने कहा अब संख्या 179 हो जाएगी, क्योंकि एक तो दक्षिणी ध्रुव कम हो गया और एक उत्तरी ध्रुव क्या हो गया? कम। 181 में से 2 कम कर लीजिएगा, 179 हो जाएगा। क्लियर है सर? और आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया क्या अक्षांशों की लंबाई सदैव समान होती है क्या? बोलो साहब। चलो आपने कहा नहीं, तो हमने लिख दिया असमान होती है। लेकिन असमान लिखने से काम नहीं चलेगा। आप बताइएगा असमान होती है तो किस प्रकार होती है? तो हमने कहा कि जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसके नीचे नोट लगाकर लिख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के मान में, अक्षांशों की लंबाई में लगातार क्या आती है? कमी। और अंत में ध्रुव पर जाकर अक्षांश का जो दूरी है वो बिंदु के रूप में बच जाती है। तो भविष्य में कभी अक्षांशों के बारे में हम पढ़ें तो आप बताइएगा मुझे, अक्षांश जो भूमध्य रेखा पर होगा वो बड़ा होगा और ध्रुवों पर अक्षांश क्या होगा? छोटा। बड़ा होगा तो जब घूर्णन होगा तो गति ज्यादा होगी, यहां गति कम होगी। आगे जरूरत पड़ेगी ना इनकी, हमें पता है। कोई भी अवस्था आएगी, एक बड़ा पहिया है, बड़े पहिए की गाड़ी तेज चलती है, तीव्र गति से चलती है। छोटे पहिए हैं तो आपकी गति क्या होती है? कम होती है। उसे घूर्णन बार बार करना पड़ रहा है और यहां पर आपकी स्थिति क्या मिलेगी? बड़ी। समझ में आई बात इतनी? तो आपने कहा इसको हम पूरे को विस्तार से लिखेंगे कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा, या भूमध्य अक्षांश जो है वो सबसे बड़ा अक्षांशीय मान है, सबसे लंबा अक्षांशीय मान है। इसके बाद उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर लगातार अक्षांशों के आकार में कमी आती जाती है और अक्षांश का आकार छोटा हो जाता है, ध्रुवों पर जाकर पॉइंट के रूप में ही, बिंदु के रूप में बच जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमसे पूछ लिया जाए अक्षांशों के मध्य की, इसको और बेहतरीन लिखता हूं, दो क्रमागत अक्षांशों के मध्य की दूरी
मध्य की दूरी कैसी होती है? कैसी होती है? अभी आप सामान्य भाषा में लिख सकते हैं सामान, लेकिन विशिष्ट परिस्थिति आएगी तो मैं बताऊंगा, एक जगह थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा। कहां परिवर्तन मिलेगा? जैसे देखिएगा, ये पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी ऊपर से चपटी है ना, कुछ याद करना, आपकी आकृति बनवा चुका हूं, लघुवक्ष गोलाभ। क्लियर है ना सर? अब इस वाली स्थिति को मैं दर्शाता हूं। देखो, ये मान लो आप, ये आपके सीधी पृथ्वी आ रही है और ये ध्रुवों की तरफ जाएगी, तो ये यहां पर एकदम ये कॉर्नर बनेगा, जब भी तो चपटी होगी ना ऊपर से। मैंने कहा ना, कई चीजें भूल के आ गया, मेरे को ध्यान नहीं था आज, मेरे माइंड में था कि क्लास दूसरी थी, वो डबल करने की थी इनकी पहले। ये देखिएगा, ये पृथ्वी, ये इसकी ये शेप, ऊपर से चपटी। क्लियर? तो यहां से आपके लगातार क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी समान, लेकिन जैसे ही ये जो मोड़ आएगा ना, यहां इसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी जो है ना, इसमें आपकी कमी आप देखने को मिलेगी, और जब इसको आप सीधा करेंगे तो समान देखने को मिल सकती है। लेकिन एक घुमाव के कारण यहां पर दोनों स्थितियों में होगी, लेकिन माइनर फर्क पड़ता है, इसलिए लिख दिया जाता है कि दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, ये दूरी हमेशा क्या मिलेगी? समान मिलेगी, बराबर। हमने कहा कितनी? बोलो साहब, कितनी? 111 किलोमीटर। क्लियर है साहब? अक्षांशों के माध्यम से हम निर्धारण किसका कर सकते हैं? तो हमें बताया गया, अक्षांश से केवल आप उस प्रदेश की क्लाइमेट का निर्धारण कर सकते हैं कि वहां गर्मी होगी, ठंड होगी, या आपके शीतोष्ण स्थिति होगी। किसका निर्धारण कर सकते हैं? जलवायु का। क्लियर है बात इतनी? और हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद हम और आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन बनता है अपना दो, देखो मैंने यहां पर इसमें फर्क देखना थोड़ा सा शब्द में, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? बोलो सर। कटिबंध। इंग्लिश में क्या बोल देंगे आप इसको? जोन। नहीं तो बोलेंगे ना, चाहे वो दो अक्षांश ये हो, चाहे इन दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र हो, चाहे साहब एक ये है अक्षांश और एक ही अक्षांश ले लिया, इन दोनों अक्षांशों के बीच का क्षेत्र हो, चाहे इन दोनों के बीच का हो, कोई भी दो अक्षांश एक्स वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर एक फर्क है, यहां पर एक फर्क है, दोनों में फर्क क्या है जरा देखिएगा। वो फर्क है आपके यहां पर लिखा हुआ है क्रमागत, एकदम सीक्वेंस में, यहां पर कोई क्रमागत नहीं लिख रखा है। कोई भी दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध या जोन कहलाता है। इसके नीचे एक चीज और लिखनी है, और वो लिखने हैं प्रमुख अक्षांश कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम देखो कौन कौन से अक्षांश पढ़ेंगे। 0 डिग्री, कर्क, मकर, आर्कटिक, अंटार्कटिक, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। इसके अलावा मुझे बताओ अक्षांश के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन मत हो। ये आपके सामने अक्षांश रहे, उसको हवा बना रखा है हमने, ओ बावड़े हो रहे हैं, ये देखो यहां से कौन बन गया, ये बन गया, जिंदगी में कोई काम नहीं आ रहा है। देख लो आप, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका कोई बाहर हो रहा तो। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा,
इनको मेरे को पढ़ाना है भी विस्तार से, कौन कौन से देशों से संबंध रखती है, क्या इसकी स्थिति होती है, कौन कौन से ताप कटिबंध बनेंगे, वो सब बात की बात है, बता दिए ना अपन ने। समझ में आएगी बात। अब दूसरी स्थिति हमने ली, हमारे पास दूसरा ध्रुव, लिखना नहीं आज आराम से सुनना है, लिखने की स्थिति में तो बाद में आएंगे अपन। यहां से हमने इस ध्रुव से लेकर इस ध्रुव को मिलाते हुए हमने लाइन खींची। अभी इसकी दिशा और बतानी है कि अक्षांशों का निर्धारण किस दिशा से किस दिशा की ओर किया जाता है। आपको एक जगह केवल यह लिखा मिलेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांशों को खींचा जाता है। क्लियर। लेकिन कई जगह पर आपको मिलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर अक्षांश खींचे जाते हैं, और उसका आधार दिया जाएगा कि जब 0 डिग्री सबसे पहले एंट्री करती है तो एक देश में एंट्री करती है, उस देश का नाम है इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका का इक्वाडोर। इक्वा का मतलब है इक्वेटर से, इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री से, डोर डोर का मतलब है प्रवेश का स्थान। करेंगे बात उसके बारे में भी। यहां पर उत्तरी ध्रुव, यहां दक्षिणी ध्रुव हमने वापस पहन लिया, यहां से लेकर इसको थोड़ा मूव किया, कल्पना से तो खींच रहे हैं और लगातार खींचते गए, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार किसी खरबूजे पर आपने धारियां देखी होगी, देखी होगी ना खरबूजे में धारियां, ठीक उस प्रकार। देख रहे हैं विनोद, ये हमारी जो लंबवत स्थितियां हैं, ये हम क्या कहलाती है। देखो भाई साहब, मुझे तो पता नहीं है, तुम जो जो बोलते जाओगे मैं लिखता जाऊंगा। देशांतर बताओ, देशांतर भी गणितीय मान होता है नहीं होता है। अक्षांश काल्पनिक थे, देशांतर भी क्या होते हैं। चलो साहब, अक्षांश क्षैतिज थे, देशांतर, आप बोलेंगे जो लिखूंगा मैं तो यहां पर, मैंने कहा ना अक्षांश सामान्यतः क्या होते हैं, वो कहां है जगन्नाथ, दोस्त पी के आया कि नहीं पी के आया, नहीं गया, क्यों, जब मैंने कहा है तो पी के आना चाहिए था उसको, सूट नहीं करता क्या। अक्षांश, व्रत, देशांतर हमेशा क्या होते हैं अर्थ। देखो ना आप, यहां से यहां तक मूव किया ना, अगर ये पूरा मूव कर जाता तो व्रत, आधा ही छूट गया ना, इसलिए क्या कहलाया अर्थ। यहां पर अक्षांश पूर्णतः कितने, यहां पर कितने पूर्णतः, कुल अक्षांश व्रत या कुल अक्षांश रेखाएं कितनी थी, कुल अक्षांश के बाद कुल देशांतर अर्धव्रत कितने होंगे, 360 ही होंगे। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बदलेगा नहीं इसमें, तो लाइन ही तो है, काट कर मैप खोल लो तो भी वही की वही लाइन रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, यहां पर अक्षांशों की लंबाई क्या रहती है, असमान। यहां पर क्या रहती है, सभी की लंबाई समान रहेगी। जैसे एक खरबूजे में होती है ना धारियां, सेम वैसी की वैसी स्थिति है। इधर आप देखिएगा, यहां पर दो क्रमागत अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, यहां क्या होती है, अरे बोलो क्या होती है, क्यों, देखो तुम टेंशन में आ जाते तुरंत, कोई क्वेश्चन पूछ ले तुरंत टेंशन में। ये साहब एक देशांतर है, ये देख लो आप, ये तो नॉर्थ है और ये क्या है साउथ, और ये जा रही है इसके बीचों बीच भूमध्य रेखा, यही तो होगा ना। अब दूसरा देशांतर खींचा हमने,
आप बताओ यहां से इस वाले देशांतर और इस देशांतर के बीच की दूरी समान है क्या? हमने कहा समान नहीं होती हम, लेकिन ये कह सकते हैं इसकी दूरी जो है ना वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होती है। और भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी दूरी कम होती जाएगी और लास्ट में कितनी रह जाएगी? इसीलिए तो जब भी आप पढ़ते हैं उत्तर में तो एक आपको पढ़ने को मिलेगा, उत्तर में आपको पढ़ने को मिलेगा एक महासागर और दक्षिण में पढ़ने को मिलेगा एक महाद्वीप। उत्तर का जो महासागर है वो कहलाता है आर्कटिक महासागर, दक्षिण में जो महाद्वीप है उसका नाम है अंटार्कटिका। कहा जाता है विश्व का एकमात्र महासागर, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसका संबंध समस्त देशांतरों से मिलता है। हाँ ना, समझ आई बात? हमने यहां पर बकायदा नोट लगाकर लिखना है कि आपके 0 डिग्री पर दो क्रमागत देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर ये दूरी क्या होती चली जाती है? कम, और अंत में क्या हो जाती है? शून्य। और यहां पर जो हाईएस्ट है ये कितनी है? 111 पॉइंट, आप 32 इसको पूरा लिख दो, 32 किलोमीटर देखने को मिलती है। 111.3 लिख दो, 111.32 पूरा डाटा लिखना चाहते हो तो वो लिख दीजिएगा। बोलो हाँ या ना। अक्षांशों से निर्धारण किसका हो रहा था? इससे निर्धारण किसका? दो क्रमागत अक्षांशों के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता था? कटिबंध। और इसका क्या कहलाता है? गोर, गोरे, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर है साहब? आप देख लीजिएगा ये सेम स्थिति यहां पर हो गई। प्रमुख देशांतर कौन से हैं? एक तो पढ़ाऊंगा 0 डिग्री, एक 180 डिग्री, इन दोनों को छोड़ देना। इसके अलावा देशांतर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लो, एक भी सिंगल रह रहा हो तो। एक सामने दोनों पैरेलल हैं, एक तरफ अक्षांश के सारे क्वेश्चन है, एक तरफ देशांतर के क्वेश्चन है। हाँ ना, कुछ कुछ आने लगा ना। 5-5 दिन लग जाते हैं, अक्षांश खत्म नहीं हो रहा सब, और वो भी राजस्थान का। सही पकड़े? बाबा जानता सब है लेकिन बोलता नहीं है। सर मुझे राजस्थान में राजस्थान का पढ़ाना है, मुझे भारत में भारत का पढ़ाना है, विश्व में विश्व का पढ़ाना है। तो 3 दिन से 4 दिन से जो कहानी चल रही थी ना अपनी, एक दिन तो अपना तटीय सीमाओं पे लग गया, और उससे पहले 3 दिन जो अपनी कहानी चली है, आप देखना आने वाले प्रत्येक जगह पर काम आएगी वो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस में जहां वो चीज काम नहीं आएगी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझ आई बात इतनी? आर्कटिक बताओ, बताने की जरूरत पड़ी क्या? अंटार्कटिका बताने की जरूरत पड़ी क्या? पहले से जानते हो आप। जिसने जिंदगी में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी उसको भी बताते हो हम चल रहे हैं। तो ये आपकी सारी स्थितियां मिलती है। अब क्वेश्चन अपना अभी सुनते जाना अपने को। हमारा क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपने ग्लोब पर जाल बना दिया, इस जाल को क्या कहें फिर सर हम? तो इसे कहा गया ग्रिड। कि अक्षांश व देशांतर के माध्यम से इस ग्लोब पर बनने वाली जाल नुमा स्थिति, जाल नुमा आकार क्या कहलाता है? वो ग्रिड कहलाता है। और जहां अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं वो अन्वेक्षण बिंदु कहलाता है। वो बिंदु कौन सा कहलाता है? अन्वेक्षण बिंदु। क्लियर है बात इतनी? अक्षांश व देशांतर दोनों जहां काटेंगे वो अन्वेक्षण बिंदु कहलाएगा। हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि आप हमें यह बताइएगा कि आप कह रहे थे इस पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश देखेंगे तो उनकी संख्या कितनी बता रहे हो? 5। तो पहले इन 5 का नाम बताओ और फिर एक एक के बारे में बताओ थोड़ा सा डिटेल से। इनको लेकर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सही बात है ना? तो आप देखिएगा सर, सुनिएगा।
भूत तो नहीं है। स्त्री 2 आ चुकी है, देख ली तुमने? नहीं देखी? बहुत बढ़िया है, देख ली? किस किस ने देखी? तुम अभी अक्षांश देशांतर देख लो। हमें ये जानना चाह रहा था कौन कौन महारथी है इसमें। ये देखिएगा साहब, हम बात कर रहे हैं इन अक्षांशों को लेकर। अभी क्या समय नहीं, कल वीडियो वगैरह सब इसके दिखाएंगे किस प्रकार क्या स्थितियां बन रही है। चलेगा, हमारा जो नामकरण है ये तो हमने रखा है इसका मान 0 डिग्री। ऊपर जाएंगे तो आपके उत्तरी गोलार्ध है, इसके यहां पर कितना है। उससे पहले एक बात और सुन लो, अभी हो नहीं पाएगा तो इसलिए मैं वो बता देता हूं। अक्षांश व देशांतरों को प्रदर्शित करने के लिए हमने आपके क्वेश्चन लिखा, हमने यहां पर अक्षांश व देशांतर को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने हेतु निम्न मान लिए गए। और ये मान कितने थे? 3। एक तो मान था आपका डिग्री, दूसरा मान क्या था? मिनट, और तीसरा क्या था? सेकंड। अब किसी भी गणितीय मान पर हम डिग्री लिखें उसके ऊपर, या तो हिंदी में, या मिनट लिखें या सेकंड लिखें, या उसका हमने एक सिंबल देखा, और वो सिंबल देखा कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या, ये मान लो क्वेश्चन मार्क, भाई कोई भी संख्या हो सकती है, और इस किसी भी संख्या पर अगर आपको डिग्री दर्शाना है तो डिग्री इस प्रकार दर्शाया जाएगा। ये डिग्री नहीं होगा, समझ में आता है ना? तो अगर आपके किसी भी गणितीय मान 2 है, उसके ऊपर ये लिखा मिलता है, तो ये 2 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 है, डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अगर किसी भी गणितीय मान पर एक डैश आपको ऐसा मिलता है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मिनट। और ऐसे ही 2 डैश मिलते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। हमने कहा तीनों में बड़ा कौन है, तो हमने बताया क्रम से लिखा है हमने इनको। आप इसे और जानना चाहें तो आप बता सकते हैं 1 डिग्री, या तो लिख दो 1 डिग्री, या इसी को लिख सकते हो 1 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, तो आप आसानी के साथ बताइएगा। इसको घड़ी के साथ थोड़ा संबंध बना लेना। 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, या इसको आप लिख सकते हो ऐसे। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, 1 मिनट में, 1 मिनट के बारे में बात करें तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? हमने लिखा कितनी होती है? 60 सेकंड का मान होता है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। कल को अगर जरूरत पड़े तो हम ये लिख सकते हैं ना, 1 डिग्री बराबर कितने मिनट होते हैं? बोलो। और 1 के अंदर हम लिखना चाहें
तो आपके ये हो सकता है ना, हाँ ना। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में कितनी सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में, तो ये सीक्वेंस याद रहेगा ना। कभी भी जब मान निकालना पड़ेगा, समय का निकालना पड़ेगा, अक्षांशों दिशांतरों का मान निकालना पड़ेगा, तो आपके माइंड में फिल्म रहेगी ना क्लियर। इसको और सरल तरीके से बताएं तो ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कुछ नहीं है, अक्षांश और देशांतरों में जब आप पूर्ण अक्षांशों की बात करते हो तो ये पूर्ण अक्षांश यहां से यहां तक है। आप देखिएगा इस पूर्ण अक्षांश का मान 1 डिग्री से यहां पर 2 डिग्री तक जब आप पहुंचेंगे तो आपको ऐसे छोटी छोटी संख्याओं की जब बात करेंगे तो आपको कितनी बार संख्याएं देखने को मिलेगी? ऐसे 60 खंड देखने को मिलेंगे। कितने खंड देखने को मिलेंगे? 60। एक खंड को हमने 1 मिनट का नाम दिया है। और जब इस 1 मिनट वाले खंड के टुकड़े करेंगे तो मैंने आपको बताया था ना, इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे? 60 टुकड़े करने पड़ेंगे। ये वाला जो खंड होगा, ये खंड क्या कहलाएगा? 1 सेकंड कहलाएगा। क्लियर है ना सर? बताओ, ये यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। नहीं है? समय अवधि समाप्त है। कल इसको अपन थोड़ा सा और समझते हुए फिर नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है ना?